नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों 3 बजे के आज इस वीडियो में चाय की चुस्कियों के साथ आप जो पॉलिटिकल किस्सा सुनने वाले हैं, वो किस्सा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से जुड़ा हुआ है। और वो इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जो 1966 से लेकर अब तक की ये जो राजनीतिक वीडियो आप देखते आ रहे हैं, अब हम उस दौर में पहुँचे हुए हैं जब 2 मार्च 2000 को चौटाला साहब ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब चौधरी देवीलाल परिवार के साथ एक कलंक तब ये जुड़ा हुआ था कि वो जब भी सरकार बनाते हैं, चौधरी भजनलाल उसको तोड़ देते हैं और उनकी सरकार बन जाती है। 2 बार वो इससे पहले ऐसा कर चुके थे, लेकिन इस बार चौटाला साहब के लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छी थी। फुल मेजोरिटी की उनकी सरकार थी। कांग्रेस की 21 सीटें थी, तो कांग्रेस कहीं भी उस दौड़ में नहीं थी। टूट फूट का भी कोई खतरा नहीं मंडरा रहा था और चौटाला साहब खुलकर बैटिंग करने के मूड में उस समय तक आ चुके थे। और जब कोई भी किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद की कोई शपथ लेता है कोई इंसान, तो उसके अपने एक सपने होते हैं और उन सपनों को वो पूरा करना चाहता है। राजनीति में बेईमानी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप किसी पद पर होते हैं तो निश्चित तौर पर आप कुछ ऐसे काम करके जाना चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें। और चौटाला साहब के मन में भी कुछ ऐसे इरादे थे कि लोग उनको याद रखें और उनका जो ये राज है वो लंबा चले। चौटाला साहब ने शुरुआत में ही कुछ अच्छे काम करने की कोशिश की ताकि ये जो मेजोरिटी उनको मिली है इसको वो स्थायी रूप से रख सकें और आगे भी सरकार उनकी बने। एक तो सरकार आपके द्वार उनका लोकप्रिय कार्यक्रम था ही, जहाँ पंचायतों को वो सीधे पैसे देते थे। हालांकि वो जब लास्ट में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जब उन्होंने करने शुरू किए तो लोग कहने लग गए थे कि चौटाला साहब की जीभ पर ऐसा कुछ बैठ गया है जो उनसे कुछ अगड़म बगड़म बुलवा रहा है। और जिस भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गए, उन्होंने अपनी जुबान से वहाँ के मौजूद लोगों को नाराज़ करना शुरू किया और वो उनकी सरकार जाने का भी एक बड़ा कारण बना। खैर, हम उनके अच्छे कामों की थोड़ी बात कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले सरकार बनते उन्होंने चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपये पेंशन थी उसको 200 रुपये करने का उन्होंने ऐलान किया। 2 शुगर मिलें उन्होंने नई शुरू की, एक गोहाना में जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी और एक पन्नीवाला मोटा में। अग्रवा मेडिकल कॉलेज का ग्रांट पिछली सरकार ने रोक रखी थी, वो इन्होंने शुरू करवा दी। इसके अलावा उन्होंने जो शहीद हैं उनको 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। 5 लाख माता पिता को, 5 लाख शहीद की विधवा को। पहले ये नाम मात्र की राशि मिलती थी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी घोषणा है जिसका आज तक असर दिखाई देता है, ओलंपिक विजेताओं के लिए 1 करोड़ रुपए राशि का ऐलान उन्होंने किया, जो उस समय एक बहुत बड़ी बात थी और काफ़ी उनको सुर्खियाँ भी उस बात से मिली। लेकिन दिक्कत हरियाणा प्रदेश में ये थी कि वो रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से कुछ ऐसा करना चाहते थे कि स्थायी रेवेन्यू हरियाणा को मिलता रहे। और ऐसे 2 काम वो करने की हसरत रखते थे जो कभी पूरी नहीं हो पाई, और वो शायद चौटाला साहब के मन में आज भी होंगी, जिनको वो प्रदेश में लागू करना चाहते थे और कर नहीं पाए। एक तो चौटाला साहब डिज्नीलैंड बनाना चाहते थे गुड़गांव में। चूँकि चौटाला साहब को घूमने का बहुत शौक़ था, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो निवेश लाने के लिए बहुत सारे देशों में गए और उन देशों का उन्होंने बहुत अध्ययन किया। वो इस पर एक किताब भी लिख रहे थे अपनी विदेश यात्राओं पर, जेल जाने से पहले। और मेरे से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वो एक विदेश यात्राओं पे अपनी किताब लिख रहे हैं कि क्या फ़र्क है हम में और दूसरे लोगों में, जो तरक्की पसंद लोग हैं उनमें और हम में क्या अंतर है, और सामाजिक वातावरण कैसा है और हमें क्या क्या करना होगा। इस पर वो एक किताब लिख रहे थे। हो सकता है वो जेल जाने की वजह से उनकी अधूरी रह गई हो, वो प्रकाशित तो हुई नहीं। वो बाहर जाते रहे तो उन्होंने देखा कि जो डिज्नीलैंड है, अगर वो गुड़गांव में आ जाए तो जो पूरा हरियाणा है उसकी एक तरीके से कायापलट हो जाएगी, क्योंकि टूरिज़्म के लिहाज से फिर डिज्नीलैंड एक इतना बड़ा स्पॉट बन जाएगा और हज़ारों लोगों को रोज़गार उसमें मिलेगा। लेकिन अपना वो ये मकसद पूरा नहीं कर पाए, डिज्नीलैंड गुड़गांव में नहीं लाया जा सका। एक और सपना जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूरा नहीं कर सके, वो सपना है कैसीनो का। जी हाँ दोस्तों, जैसे जो नेपाल है, मैं भी नेपाल में गया हूँ।
नेपाल की अपनी कोई ऐसा प्रोडक्शन नहीं है जिसको वो बेचकर आमदनी कर सके। पूरा जो नेपाल है, थाईलैंड है, ये सब टूरिज्म बेस हैं। टूरिस्ट आते हैं, घूमते फिरते हैं, पैसे खर्च करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश में कैसीनो खोलना चाहते थे कि लोग आएँ, एंजॉय करें, पैसे खर्चें और हरियाणा को उससे आमदनी हो और उनको टैक्स वैक्स नहीं लगाने पड़े। उसके पीछे जो उनकी जो मंशा रही हो वो जाने, लेकिन वो कैसीनो प्रदेश में इसलिए खोलना चाहते थे उनके अनुसार कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो। उसके गोवा में कैसीनो हैं, एक हरियाणा के एक विवादित विधायक हैं जिनके गोवा में कैसीनो चलते थे या अब भी चल रहे होंगे। तो ऐसे कैसीनो वो हरियाणा में खोलना चाहते थे और इसके लिए बाकायदा एक विधानसभा में विधेयक भी लाया गया जिसको पास किया गया। और वो कैसीनो जो विधेयक था उसको राज्यपाल ने फिर मंजूरी न देते हुए उसको विचार करने के लिए ऊपर भिजवा दिया और उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। और तब जो विपक्ष था उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भजन लाल, दो अलग अलग गुट बन चुके थे कांग्रेस के अंदर ही, और उन्होंने काफ़ी हो हल्ला इस पर मचाया कि ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश को जुआ घर में तब्दील करना चाहते हैं। और एक तरीके से चौटाला साहब की जो इमेज है वो इस के विधेयक लाने के बाद, जो एक विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष जो काम कर रहा है उसमें अड़ंगे डालना और जनता को समझाना कि असल कहानी इसके पीछे क्या है, तो वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे। और जो कैसीनो विधेयक है वो फिर पास नहीं हो पाया और चौटाला साहब के ये जो दो काम हैं, ये उनकी जो हसरत है वो पूरी नहीं हो पाई। बाकी उन्होंने प्रदेश में जो काम किए वो सब आपके सामने हैं। अच्छे बुरे इंसान के कर्म यहीं रह जाते हैं। और जो अगले वीडियो होंगे उसमें फिर हम कांग्रेस की उस दौरान की कहानी बयां करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में तब सीधे सीधे दो धड़े काम कर रहे थे। एक चौधरी भजनलाल का था और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी भजनलाल से बुरी तरीके से मात खा गए थे, लेकिन जिसकी किस्मत में लिखा हो उसको टाला नहीं जा सकता और वो मिलता है उसके भाग्य में लिखी हुई चीज़। इतनी सारी मात खाने के बावजूद 2005 में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा प्रदेश की गद्दी हासिल की। तो 2000 से लेकर 2005 के बीच में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी भजनलाल के बीच चला वो बहुत रोमांचक कहानी है, जिसको आप कल सुनिएगा दोस्तों। आज ये चौटाला साहब पे थे कि चौटाला साहब कैसे दो काम जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, और वो हसरत उनके मन में रहेगी। अगर आप उनके इस कार्यकाल को याद कर पा रहे हैं, कुछ अच्छी बातों को या कुछ ऐसी बातों को जो मुझे नहीं पता, तो आप ज़रूर कमेंट करें उस दौर की बातें कि वो जो राज था चौटाला साहब का वो राज कैसा था। 3 बजे के राजनीतिक वीडियो का ये सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा। जुड़े रहिए चाय की चुस्कियों के साथ, राजनीतिक वीडियो का आनंद लेते रहिए, नई नई जानकारियाँ मुझे देते रहें, कमेंट करते रहें, क्योंकि सारी जानकारियाँ एक इंसान के अंदर नहीं हो सकती है। आप खुद, अगर जो भी इंसान इस वीडियो को देखता है, इसमें दिलचस्पी लेता है, उस सीधा मतलब है कि वो राजनीति में इंटरेस्ट है, उसका शौक़ है। तो आप जानकारी इसमें ऐड करते रहिए। आप ऐड करेंगे तो ये रिच होएगा और हम सब की कोशिशों से ही ये जो कोशिश है ये इसको आगे बढ़त मिलेगी, इसको आगे हौसला मिलेगा। और चैनल जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 3 बजे का जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे राजनीति की बातों में। नमस्कार।